अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आदाब, मैं हूं इस्माइल करखी। 2020 न्यूज़ हेडलाइंस में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। इस वीडियो में हम साल 2020 में हुए तमाम अहम सियासी उथल पुथल का तज़किरा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस तरह की मज़ीद बहुत सी अहम वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। 1 जनवरी को हमारे मुल्क के आर्मी स्ट्रक्चर में एक ज़बरदस्त बदलाव हुआ। एक नया ओहदा इंट्रोड्यूस कराया गया जिसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का नाम दिया गया। इसके सरबराह जनरल बिपिन रावत हैं, जिनका ताल्लुक हिंदू फैमिली की अपर कास्ट राजपूत से है। अब हिंदुस्तान की एयरफोर्स, नेवी और आर्मी सभी इनके ताबे होंगे और हर अहम फैसला इनके मशवरे के मुताबिक लेने के पाबंद होंगे। याद रहे, जनरल बिपिन रावत ही वो शख्स हैं जिन्होंने CAA और NRC के खिलाफ प्रदर्शनकारियों को अपने क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया था, जिसे संजीदगी से लिया गया कि क्या एक इतने बड़े फौजी ओहदा रखने वाले शख्स को सियासी मसाइल पर किसी भी पार्टी की तरफदारी करना चाहिए। बहुत से लोगों का मानना है कि इस नए ओहदे से फौज पर सत्ताधारी पार्टी का असर रसूख बढ़ जाएगा। फिर 3 जनवरी को सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति से पर्दा हटाया गया, जिस पर 3000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। 12 फरवरी को दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट सामने आया, जिसमें केजरीवाल जी की पार्टी ने 70 में से 62 सीटें हासिल की। बीजेपी को 8 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस दूर तक नजर नहीं आई। बाद में 1 मई को बीजेपी की जानिब से आप पार्टी के 7 MLA को खरीदने की कोशिश की गई। 25 फरवरी को साबका अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आमद हुई, जिसकी खुशी में नमस्ते ट्रंप की तकरीब सजाई गई थी, जिसकी तैयारी 1 महीने पहले ही से की जा रही थी। ट्रंप के स्वागत के लिए 1,25,000 से ज्यादा लोग जमा हुए। ट्रंप के आने की खुशी में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के आसपास के सारे झोंपड़े तोड़ दिए गए थे। फिर ट्रंप के रास्ते से कोई भी झोंपड़ा दिखाई ना दे, इसलिए 400 मीटर की दीवार भी खड़ी की गई, जिसमें 100 करोड़ रुपए खर्च हुए। पान की दुकानें बंद करने के साथ साथ सारे कुत्तों को रास्ते से उठवा लिया गया। 17 से 25 फरवरी तक रोजाना फॉग मशीन का इस्तेमाल किया जाने लगा कि ट्रंप जी को मच्छर वगैरह ना काट ले, वगैरह वगैरह। सिर्फ इन सब में 130 करोड़ रुपए से जायद खर्च हुए। इसके अलावा सिक्योरिटी और इंतजाम के नाम पर पानी की तरह भी पैसा खर्च किया गया। हालांकि उस वक्त कोरोना वायरस इंटरनेशनल लेवल पर तबाही मचा रहा था, लेकिन इंडिया में इसे अहमियत नहीं दी गई थी। 16 मार्च को बीजेपी ने 65 करोड़ रुपयों में गुजरात के 5 कांग्रेसी MLA खरीद लिए। 17 मार्च को मेडिकल टर्मिनेशन यानी एबॉर्शन बाय मेडिसिन और पिल से रिलेटेड एक बिल लोकसभा में पास किया गया, जिसके बाद अब हामला औरतों को 20 से 24 हफ्ते यानी तकरीबन 6 महीने तक का हमल जाय करने की इजाज़त मिल चुकी है। लेकिन अब तक ये बिल में वजाहत नहीं की गई है कि किन शराइत पर और किन कंडीशन पर यह काम किया जा सकता है। याद रहे, साइंसी तहकीकात के मुताबिक ये बात साबित है कि दूसरे महीने में बच्चे के आर्म्स और लेग्स बनने शुरू हो जाते हैं, जबकि तीसरे महीने में नाक, मुंह, हाथ और उंगलियां वगैरह भी बन जाती हैं और 5वें-6ठे महीने में बच्चा हाथ पांव हिलाने लगता है। इसीलिए इस्लाम में अबॉर्शन को हराम करार दिया गया है और इसे मर्डर की कैटेगरी में रखा गया है। अलबत्ता अगर औरत की जान को शदीद खतरा लाहक हो तो उसका हुक्म अलग है, जो सिचुएशन के हिसाब से हैंडल किया जाता है, क्योंकि जान की हिफाजत करना हर इंसान का फर्ज है और सबसे ज्यादा हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि औरत का अपना हक है, वो चाहे तो बच्चा पेट में रखे या मार दे। इस बिल के बाद एक और बिल लाया गया जिसमें ट्रांसजेंडर को एक अलग जेंडर की हैसियत दी जाएगी। मार्च में 22 कांग्रेसी MLAs ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस लीडर ज्योतिरादित्य ने भी जिस दिन रिजाइन किया उसी दिन बीजेपी ज्वाइन कर लिया। क्या आपको नहीं लगता कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिसके जरिए MLAs इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी ना बदल सके? क्योंकि आवाम जब भी किसी को वोट देते हैं वो पार्टी की आइडियोलॉजी की वजह से देते हैं। लिहाजा अगर वोट लेकर पैसों के बदले पार्टी बदल दी जाए तो ये आवाम के साथ बड़ा धोखा कहलाया जा सकता है। याद रहे, एक तरफ MLAs खरीदे जा रहे थे तो दूसरी तरफ कोरोना से लड़ने के लिए हमारे PM ताली और थाली बजाकर कोरोना भगाने की अपीलें भी कर रहे थे। ये ह्यूमन हिस्ट्री का एक अजीब व गरीब और मज़ाक़खेज़ दिन था। कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव के सबब सरकार ने अचानक विदाउट प्लानिंग लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। अब जो जहां था वहीं रह गया। लॉकडाउन मुसलसल बढ़ता चला गया और लोग घर जाने के इंतजार में ही भुखमरी से मरने लगे। वहीं मुसलमानों की तबलीगी जमात को कोरोना फैलाने के इल्जाम में ज़बरदस्त निशाना भी बनाया गया और मुल्क भर के मुसलमानों को टारगेट किया गया। इसकी आड़ में इस्लामोफोबिया को खूब हवा दी गई। बीजेपी IT सेल के हेड जनाब अमित मालविया ने बयान देते हुए कहा कि मुसलमानों ने पहले NRC
और सीए के नाम पर शाहीन बाग और जामिया से बगावत शुरू की और अब बुनियाद परस्त तबलीगी जमात ने गैर कानूनी जमावड़ा और गैदरिंग जारी रखी हुई है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के बीजेपी चीफ राजीव बिंदाल ने तबलीगी जमात को ह्यूमन बॉम्ब कहा और उन पर शदीद तनकीद भी की। इसी तरह बीजेपी एमपी शोभा करंजलादे ने मुसलमानों पर इल्जाम लगाया कि वो थूक थूक कर कोरोना फैला रहे हैं। 2020 में मीडिया ने जो कुछ किया वो हम अगली वीडियो में पेश करेंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे मुल्क में मुसलमानों का बॉयकॉट किया जाने लगा। प्रेग्नेंट औरतों को मुस्लिम होने के जुर्म में एडमिट करने से इनकार कर दिया गया। गरीब फेरी वालों को अपने इलाकों से भगा दिया गया। बाद में जब कुछ अरब देशों ने इस पर कड़ी तनकीद की तो प्रधानमंत्री जी ने दबे लफ्जों में अपने पोस्ट के जरिए नफरत फैलाने वालों की आलोचना की। 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 लाख करोड़ का इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, जिसके बाद वजीर खजाना निर्मला सीतारमण जी ने एक हफ्ते तक इसे समझाने की कोशिश की। इस पैकेज के ऐलान के बाद ये दावा किया जा रहा था कि हिंदुस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन हकीकत ये थी कि ये पैकेज बिल्कुल फुसफुसा सा था। सरकार ने इस पैकेज के जरिए उम्मीद दिलाई थी कि आरबीआई की जानिब से 8 लाख करोड़ मार्केट में आएंगे। हालांकि वो पैसा पहले ही आ चुका है, ऐसा आरबीआई का कहना था, लेकिन अब तक कुछ आया है या नहीं इसका भी कोई अंदाजा नहीं है। फिर 11.5 लाख करोड़ के पैकेज बांटने के जिम्मेदार बैंक और प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बनाया गया, यानी सरकार का इस पर भी कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने सिर्फ कुछ ही मामलों में लोन की गारंटी ली थी। लेकिन असल बात तो ये है कि लोग इस भयानक मंदी में बैंकों से लोन क्यों लेंगे। यानी सरकार ने इतना जबरदस्त पैकेज लाया जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगी। अलबत्ता 21 लाख करोड़ में से बचे हुए 1.5 लाख करोड़ के बारे में सरकार का दावा है कि लोगों के अकाउंट में इससे पैसे भेजे गए और इससे राशन वगैरह भी तकसीम किया गया। बैंकों से लोन लेकर कारोबार शुरू करने को आत्मनिर्भर भारत का भी नाम दिया गया। 30 जून को नरेंद्र मोदी जी ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का ऐलान किया, जिसके जरिए तमाम भारतीयों को एक तरह का राशन कार्ड दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस राशन कार्ड के जरिए कोई भी हिंदुस्तानी किसी भी शोबे से अपने हिस्से का राशन ले सकता है। पहले अगर आप मुंबई के राशन कार्ड होल्डर थे तो सिर्फ मुंबई ही से राशन ले सकते थे, अब ऐसा नहीं है। इस नई योजना के जरिए राशन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो जरूरतमंद हो, जैसा कि पहले था। ये आवाम की अपनी पसंद होगी कि वो किस डिस्ट्रीब्यूटर से अपना राशन छुड़ाते हैं। नया राशन कार्ड किस तरह बनेगा, कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे, किन बुनियादों पर यह तय किया जाएगा कि किसे सब्सिडी देनी है किसे नहीं, इन सब के लिए अलग से गाइडलाइंस लाई जा सकती हैं, क्योंकि फिलहाल इस सिलसिले में कोई वाज़ेह बात सामने नहीं आई है। 3 जुलाई को मोदी जी ने लद्दाख में सेना को भाषण दिया। चाइना को भी प्यार मोहब्बत से बिना नाम लिए ही समझा दिया। 15 जून को गलवान घाटी में हुई झड़प के बारे में भी सुदर्शन चक्रधारी और बांसुरी चक्रधारी जैसे अल्फाज के साथ दबे लफ्जों में धमकी भी दी। अलबत्ता चीन का नाम नहीं लिया। चीन के हाथों गंवाई गई भारतीय जवानों की जानों के बदले इसे सबक सिखाने के लिए 59 चाइना ऐप्स को बंद कर दिया गया। ये अलग बात है कि अब बहुत से ऐप दोबारा चालू कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि पेटीएम भी चाइनीज ऐप का हिस्सा है, जिसे प्रधानमंत्री ने पोस्टर उठाकर प्रमोट किया है। एक तरफ कोरोना महामारी की तबाही जारी थी, दूसरी तरफ अयोध्या में शरपसंदों के हाथों गिराई हुई बाबरी मस्जिद की जगह 5 अगस्त के राम जन्म भूमि पूजन की तैयारी जोरों शोर पर थी। इस भूमि पूजन के बाद राम टेम्पल ट्रस्ट के चीफ नित्या गोपाल दास को कोविड पॉजिटिव आया। इस भूमि पूजन में काफी लोग मौजूद थे, जिनमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी, सीएम योगी के अलावा बीजेपी और आरएसएस की 175 अहम शख्सियत शामिल थी, जिनके नाम जाहिर किए गए थे, लेकिन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया गया। इसके लिए बहुत से लोगों ने इल्जाम लगाया कि राम मंदिर से इन्हें दूर रखा गया क्योंकि वो छोटी कास्ट से ताल्लुक रखते हैं। 27 सितंबर को एग्रीकल्चर से रिलेटेड 3 कवानीन पास किए गए। इस कानून के जरिए बड़ी कंपनियां बराह रास्त एग्रीकल्चर में शामिल हो सकती हैं। बड़े गोडाउन वालों को अनाज और गल्लों के स्टोरेज करने की इजाजत दी गई है, जिसके सबब मार्केट में जाली शॉर्टेज वगैरह पैदा करके महंगे दामों में अनाज फरोख्त करना निहायत आसान हो गया है। किसानों को डर है कि अब इनके खेत बड़ी कंपनियों से महफूज नहीं रहेंगे और वो अपने ही खेतों में बड़ी कंपनियों के मजदूर बन जाएंगे। याद रहे, इस कानून के समर्थन में अडानी जी खुलकर सामने आए हैं, जिन्हें गुजरात की मोदी हुकूमत की जानिब से 6,456 एकड़ जमीन 1 रुपए और 32 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से फरोख्त की गई। हालांकि इस कीमत पर एक रोटी भी नहीं मिलती। उद्योगपतियों को जमीनें सौंपने का काम मुसलसल जारी है, जहां वो बड़े बड़े गोडाउन बनाने में लगे हुए हैं। लिहाजा किसानों को इन तमाम बातों
को लेकर परेशानी है। दोस्तों, हमारी एक मुकम्मल वीडियो किसानों पर बहुत ही तफसील के साथ है, उसे देखने के लिए कार्ड पर क्लिक करें। 28 अक्टूबर से 7 नवंबर तक बिहार इलेक्शन जारी रहे, जिसमें एनडीए को 125 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई और बीजेपी की सरकार बनी, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 110 सीटें मिली और दूसरी छोटी पार्टियों को 8 सीटें हासिल हुई। याद रहे, इस इलेक्शन की तैयारियां साल भर पहले से ही शुरू हो चुकी थी। बीजेपी की तरफ से जून के महीने में वर्चुअल रैली पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए, क्योंकि कोरोना संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन में सख्ती बरकरार थी। एक तरफ गरीब मजदूर भुखमरी का शिकार थे, तो दूसरी तरफ इलेक्शन की रैलियों में टैक्स पेयर्स के पैसे उड़ाए जा रहे थे। याद रहे, हिंदुस्तान का हर शहरी हर चीज़ पर टैक्स अदा करता है और जिसके पास टैक्स अदा करने के बाद भी कुछ बच जाता है, वो 10 से 30% तक बची हुई रकम पर इनकम टैक्स अदा करता है। अक्टूबर में हुए बिहार इलेक्शन में बीजेपी को 125 सीटें हासिल हो चुकी थी, जिसका रिजल्ट 10 नवंबर को आया। याद रहे कि इलेक्शन के समय किसी किस्म का कोरोना वगैरह नहीं था, बल्कि बिहार से कोरोना वायरस को खुरच कर मिटा दिया गया था। या ये कहें कि इलेक्शन के दिनों में कोरोना वायरस भी वोट देने का अधिकार हासिल कर लेता है, इसीलिए वो वोट देने के लिए लाखों के जमावड़ों पर कोई असर नहीं करता। ये इलेक्शन ऐसा था कि मानो अमेरिकी इलेक्शन हो। बीजेपी ने बिहार इलेक्शन के लिए 2 हफ्तों में 1.8 मिलियन रुपए सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर खर्च किया, जबकि आरटीआई के मुताबिक नीतीश कुमार जी ने 500 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पर खर्च किए। ये वो रकम है जिसे छुपाया नहीं जा सकता, जबकि वो पैसे जो ब्लैक मनी में शुमार किए जाते हैं उसका कोई अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बिहार इलेक्शन के बाद बंगाल इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। सरकार ताकत और पैसों का भरपूर इस्तेमाल बंगाल में भी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ किसान आंदोलन को खारिज कर दिया गया है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और बिहार के कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने किसानों के आंदोलन को दलालों का आंदोलन कहकर उनकी कड़ी निंदा की है, जबकि किसानों ने सरकार से अपनी लड़ाई जारी रखने का भी फैसला किया हुआ है। याद रहे, किसानों का मसला अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। दोस्तों, इस सीरीज की अगली वीडियो हम जल्द ही पेश करेंगे, जिसमें हम किसी अहम मुद्दे पर बात करेंगे। जब तक के लिए हमें इजाजत दें। शुक्रिया।